आप एटीवी न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। हमारी खास सीरीज लिखने वाले में आज हमारे साथ एक मोहतरमा आई हैं जो कि जेएमसी से ग्रेजुएटेड हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। उन्होंने एमबीए करा है एफएमएस से, मास्टर्स नहीं एमबीए करा है एफएमएस से, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। और जो कि अभी मास्टर्स कर रही हैं इग्नू से ट्रांसलेशनल स्टडीज के ऊपर। और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर चुकी है, आईटीसी जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर चुकी है। लिखने का शौक रखती है और कुछ इस तरीके का शौक रहा इनका कि अभी अपनी नौकरी छोड़कर बैठी हैं और लिखने का ही काम कर रही हैं। अपनी एक इंस्टीट्यूशन बोलूंगा मैं उसे, कंपनी तो नहीं बोलूंगा, जिसका नाम है सिफर कलेक्टिव, वो शुरू किया है इन्होंने। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शुक्रिया के साथ मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो कि मैं हर लिखने वाले के जब भी मेरा एपिसोड होता है मैं उसमें बताता हूँ। तो किस्सा इस तरीके का है कि मैं जब प्राची मोहतरमा से बात कर रहा था तो हिंदुइज्म की कुछ बात उठी और मैंने इनसे बात करते करते बोला, इन्होंने मुझसे पूछा कि हिंदू क्या है। तो मैंने बोला कि एक संकुचित से अपनी सोच के मुताबिक जितना मैंने पढ़ा हुआ है, कम जितना भी कम पढ़ा हुआ है उससे मैंने बोला कि हिंदू एक धर्म है। तो मैडम ने मुझे ठीक करते हुए बोला कि नहीं प्रशांत, तुम यहाँ गलत हो, हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। तो अब मैं बात शुरू करता हूँ प्राची जी। हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे कि हिंदुइज्म और इस्लामिज्म जो भी है वो अपनी जगह है। मुझे पहले अपने सिफर कलेक्टिव के बारे में बताइए कि ये दरअसल है क्या सिफर कलेक्टिव। शुक्रिया प्रशांत। पहले तो मुझे ढूंढने के लिए और दूसरा ये शो करने के लिए। सिफर कलेक्टिव इज़ अ कंटेंट प्लेटफॉर्म दैट प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो म्यूज़िक हो या वो पुराने लिखे गाने या गज़लें हों या नज़में हों। बशीर बद्र से लेके अमिताभ प्रीतम से लेके गुलजार साहब से अमिताभ भट्टाचार्य तक उर्दू और हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा का जो गूढ़ महत्व था अंग्रेजी भाषा से ऊपर रखा जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम आज भी ब्रिटिश हैंगओवर में हैं। काफ़ी हमारी हरकतें और चाहतें आर इंस्पायर्ड बाय व्हाट द ब्रिटिश लेफ्ट फॉर अस, और जायज़ है क्योंकि 200 साल रह के गए हैं वो, तो उनका असर तो रहेगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब करीबन 70 साल बीत चुके हैं। I think it's high time that we look back at our national languages and our culture and क्योंकि हम बहुत कमाल लोग हैं वैसे बाय गॉड, जो हम हिंदुस्तानी हैं। और पाकिस्तान को भी मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पंजाब है, उनकी लिखी उनकी कही को भी मैं कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी मानती हूँ। जैसे वहाँ पे गुरमुखी को शाहमुखी कहा जाता है और ये मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। और वहाँ पे जो सिक्खी स्क्रिप्चर्स हैं वो वहाँ के अपने हैं। ये सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे दादा पाकिस्तान से थे और पार्टीशन के वक्त इंडिया आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉर्डर तो काफ़ी यूजलेस सा बॉर्डर है और हमारे घर हैं वहाँ पे, हमारे पूर्वज रहे हैं और वो मेरा हम मेरा एक सबका सवाल कल्चरल आपसे था हेरिटेज है प्राची, वैसे। क्योंकि आपने बात की है कि आपका परदादा पाकिस्तान से थे तो मैंने सुना है कि आपका घर की कोई वहां पर खोजबीन चल रही है, आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका घर मिल जाए पाकिस्तान में। तो कहाँ पर कैसे क्या चल रहा है वो प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैंने उर्दू सीखना शुरू किया था जब मैं 16 साल की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अपने दादा दादी के साथ मैंने बहुत वक्त नहीं बिताया और इन सम वे इट वाज माय वे ऑफ, बिकॉज उन्हें वो हिंदी नहीं आती थी, उन्हें सिर्फ उर्दू आती थी, क्योंकि वो लाहौर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़कर उसके बाद इंडिया आए थे और वो अपने 10 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। तो सबसे जल्दी उनका अंतकाल हो गया। मगर कहानी ये है कि इस साल कुछ महीनों पहले किसी ने पाकिस्तान से मुझे चिट्ठी लिखी फेसबुक पर कि हम काफ़ी मेहताज खत्रीज और अरोड़ास को क्या आप कमालिया से हैं? तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, क्योंकि छाबड़ाज शायद वहीं से थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम काफ़ी खत्रीज और अरोड़ाज से इन टच में हैं, हम उनकी कहानियाँ छापते हैं और अगर आप कमालिया से हैं तो बताएं। तो काफ़ी महीने तो मैंने जवाब नहीं दिया, ये सोचकर कि खौफ था कि हाँ पता नहीं क्या है ये, कौन है ये, और बहुत प्यारे इंसान निकले। उनका नाम है एडवोकेट अबूज़र साहब। उनसे मेरी फिर कुछ ही दिन पहले बात हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं कमालिया से तो हूँ,
हमारा घर था वहाँ पे, बट मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा पाकिस्तान का, जो हमारा एड्रेस होगा 1947 में। उन्होंने पूछा कि मैं पता करूं, तो वो मैं कर रही हूँ। और मीनवाइल वो पता कर रहे हैं कमालिया में कि क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान में 60% जो घर थे लोगों के, जो छोड़ के इंडिया चले गए, वो आज भी कायम है। और हो सकता है, एक उम्मीद है छोटी सी, कि हो सकता है कि मेरे दादाओं का घर आज भी सलामत है कमालिया में। और भगवान का शुक्र है कि ऐसे लोग मिले जो कि खोज कर रहे हैं मेरे घर की। क्वाइट रेयर। जी, मुझे उम्मीद है कि वो आपको घर ज़रूर मिलेगा और आप वहाँ वहाँ ज़रूर जाकर भी आएँगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अ, आपका जो अब जी आते हैं सिफर कलेक्टिव का जो अभी जो ब्लॉग है जो आप लिख रहे हो उसके ऊपर, जिसमें मुझे शब्दों की तमीज़ भी मिली और हमारी पुराने गानों की सैर कराती यादें भी मिली। तो आपने गानों को ही अभी क्यों चुना हुआ है कि आप बोल रहे हैं कहानियों को भी और गानों को भी। तो अभी तक जो है वो मुझे बहुत सारे गाने मिले जिसकी एक्सप्लेनेशन उसमें बड़ी हिंदी में दी गई, फिर अ, अंग्रेजी में दी गई और फिर उसको बकायदा देवनागरी में लिखा भी गया। जी। प्रशांत, ऐसा है कि मुझे लगता है कि एज एज अ मार्केटर, एज समबडी हु इज वर्कड इन ब्रांड्स एंड हु स्पेशलाइजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर, मैंने मेरा पोइट्री से बहुत पुराना ताल्लुक है। और आज मैं कंज्यूमर्स अटेंशन स्पैन की बात करूँ तो बहुत कम है। हमें आपको अगर इम्प्रेस करना है तो हमें आपको फर्स्ट 3 सेकंड्स में इम्प्रेस करना पड़ेगा, वरना कोई ब्रांड आप किसी ब्रांड की बात नहीं सुनेंगे अगर आप पहले 3 सेकंड में इम्प्रेस नहीं हुए। और ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया गया हुआ एक फैक्ट है। तो पोएट्री इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब बहुत लोग काफ़ी नाराज़ होंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो बात पोएट्री में है, और जब मैं 6-7 साल की थी, जब मैंने रहीम और कबीर के दोहे पढ़े, तो जो खूबसूरत मुझे उन दो खूबसूरती मुझे उन दो दोहों में, दो पंक्तियों में समझ आई कि आप कैसे 2 लाइनों में जीवन का पूरा अर्थ समा सकता है, जिनमें जिसमें आप दो दो लाइन कर कर आप अब वो एक जो आपने दो भगवान को लोगों पा का सकते नाम लिया उनको शेयर करेंगे प्लीज, कौन से थे वो? हैं। वो मैं आपको ब्लॉग पे शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुंह ज़बानी मुझे याद नहीं है, पर जब भी मैं कोई भी दोहा सुनती हूँ, फिर वो मुझे लौट के याद आता है। फिर मुझे वो क्लासरूम याद आती है और मिसेस कदम याद आती हैं, जो हमें ऐसे ऐसे सुनाती थी। और हम इसे बहुत गूढ़ तरीके से याद करते थे। और बचपन की और भी कहानियाँ हैं, पोएम्स हैं, इनफैक्ट कहानियाँ नहीं। तो मैं बचपन में, जब मुझे बहुत शौक था रिसाइट करने का, तो मेरे घर जो भी आता था उनके सामने मैं बैठ जाती थी और बोलती थी, अब पेज पलटो, अब पूर्ण विराम, अब कॉमा। तो 5-6 साल की उम्र से ही काफ़ी शौक रहा। और काफ़ी पसंदीदा पोएम थी मेरी सुभद्रा कुमारी चौहान की, यह कदम का पेड़ अगर वहाँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बुनता धीरे धीरे। ऐसी और भी कहानियाँ थी, पोएम्स थी, जो कि शायद अब मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैं पुराने गानों की तरफ मुड़ गई, फिर गज़लों की तरफ और नज़्मों की तरफ जब उर्दू सीखी। और जब हिंदी में हमेशा से दिलचस्पी रही, आई स्टार्टेड राइटिंग इन हिंदी व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। मैं इंग्लिश में भी लिखती थी, पर मुझे इंग्लिश में कभी वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी मातृभाषा में जो कम्फ़र्ट है, शायद हम वो कुछ वर्ड्स कभी किसी पराई भाषा में ढूंढ नहीं पाते। तो इसलिए मुझे हमेशा से हिंदी कंफर्टेबल लगी। कि मैंने एक आतंकवाद पे पोएम लिखी थी, तो उसमें एक फ्रेज था कि बैठे हो तुम आंखें नीचे। अब मैं आंखें नीचने का इंग्लिश नहीं ढूंढ सकती। और ये खूबसूरती ना केवल हिंदी में है, ये खूबसूरती उर्दू में है, ये आफरी आफरी में है, और चढ़दी कला में है। और ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि मेरे कल्चर से रिलेटेड हैं, मेरे बैकग्राउंड में, मेरी हिस्ट्री से रिलेटेड है। और सिफर इसी बारे में। आपकी जो जब मैं आपके ब्लॉग पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था अमूमन तौर पर लोग लिखते हैं होपलेस रोमांटिक, आपने लिखा हुआ है वर्डलेस रोमांस। तो ऐसा क्यों एकदम से इतना हटे कैसे आप? लोग होपलेस होते हैं, आप वर्डलेस हो रहे हो और फिर भी लिख रहे हो। ये एक बड़ा
इसकी दो मायने हैं। पहला कि मुझे वर्ड प्ले करने में बड़ा मजा आता है तो ब्लॉग है राइटिंग के ऊपर, और नाम है मेरा, डिस्क्रिप्शन है मेरा वर्डलेस। और रोमांटिक इसलिए क्योंकि वर्डलेस रोमांटिक इसलिए क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए रोमांस, डिस्पाइट बीइंग ह्यूज फैन ऑफ लैंग्वेजेस एंड वर्ड्स एंड एवरीथिंग एल्स, और मुझे जितनी बातें करानी है आप करा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब प्यार की बात आती है, जब मोहब्बत की बात आती है, तो शब्द भी बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए आई लाइक टू डिस्क्राइब माई सेल्फ एज अ वर्डलेस रोमांटिक, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रोमांटिक ज़रूर हूँ, नॉट द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिक। किसी ने मुझसे थोड़े दिन पहले एक बड़ी प्यारी सी चीज़ कही थी, जो काफ़ी करीबी करीबी दोस्त है मेरे। उन्होंने कहा था कि यार मैंने बड़े दिन से कुछ ख्याल था मेरे पास तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो कहते हैं यार तुमसे ना प्यार नहीं करना चाहिए, तुमसे इश्क करना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि वर्डलेसली इश्क करने का मजा कुछ और है, डिस्पाइट हाउ मच आई वैल्यू वर्ड्स। आपके जो ब्लॉग है प्राची जी, उसमें बहुत सारे मैं पूरा जब उसको पढ़ा, मुझे एक दिन करीब करीब 2 दिन लग गया उसको पढ़ने में। और जो मैंने उसको पढ़ा तो उसमें बड़ी अजीब सी चीज मुझे देखने को मिली कि जैसा कि मैंने बताया, उसको एक्सप्लेन तो आपने बड़े अच्छे से तरीके से किया है, पर बड़े अलग अलग जनरे आपने देखे हैं उसमें। आप जोन एलिया साहब को भी पकड़ कर बैठी हैं, आपने गोपाल दास नीरज को भी पकड़ा है, फिर जो कि अब पॉपुलर हो रहे हैं पाश जी को पकड़ा है। तो पहले हम गोपाल दास नीरज से शुरू करते हैं। तो इतना पीछे के बारे में आप कैसे सोच सकती है कि चलिए गोपाल दास नीरज जी को उठाते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको उनको लोगों तक मिलाते हैं, मुतासिर कराते हैं। सच बोलूं तो किसी राइटर का नाम देखने से पहले मैं उनका लेखन पढ़ती हूँ। और ऐसा होता है कि थैंक्स टू इंस्टाग्राम काफ़ी सारे ऐसे बहुत बढ़िया अकाउंट्स हैं और सोशल मीडिया पेजेस हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी में, तो मैं उन सबको फॉलो करती हूँ। कभी कभी मैं कविता कोश पे जाकर अपने मन से कोई पुराना राइटर जो मुझे बचपन का याद हो, कभी उनकी जाके खोज के, जैसे एक फेज आया था जब मैंने जब आई वाज इन लव विद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब, और मैंने शायद उनकी सारी पोएम्स पढ़ ली थी कविता कोश पर जाकर। तो ऐसा इत्तेफाकन होता है कि ऐसा नहीं था कि मैंने ढूंढा कि मैं गोपाल दास नीरज जी की कोई पोएम ढूंढूं, वो पोएम ने मुझे ढूंढा, और उस लेखन ने मुझे ढूंढा, और फिर मैं राइटर का नाम देखती हूँ। और असल में मैं यही करती हूँ कि अगर किसी का लिखा मुझे भा जाए तो फिर उसके बाद मैं उस राइटर का नाम देखती हूँ, क्योंकि और ये मैंने किसी काफ़ी अच्छे राइटर से सीखा था, जो अपने लिखे को अपना लिखा कहते ही नहीं थे, कि लोग तवज्जो कम देते हैं जब आप बोलें कि मैंने लिखा है। तो इसलिए आजकल मैं राइटर्स के नाम नहीं पढ़ती, पहले उनका लेखन पढ़ती हूँ। आपके ब्लॉग में सिर्फ मुझे जितना पता चला मेरी रिसर्च में, दो महिलाओं का भी जिक्र है, वो है एक नूरजहां का और एक अमृता प्रीतम का। तो दोनों को अगर आप हम्म। डिस्क्राइब करो अपनी भाषा में तो वो कैसे करोगे? क्योंकि आप महिला है, तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये सवाल करने की कोशिश जी। कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं महिला के आ, ऊपर उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं वो आपसे सवाल कर रहा नहीं जी, बिल्कुल। मैं अमिता प्रीतम से शुरुआत करूँगी। अमिता प्रीतम के विकिपीडिया पेज पर, और ये मुझे रसिका दुग्गल की एक वीडियो से पता चला था, हु इज़ ऑल्सो अ फेवरेट ऑफ माइन, कि अमृता प्रीतम का डिस्क्रिप्शन विकिपीडिया पे है प्रोग्रेसिव रोमांटिक राइटर। वो एक रेवोल्यूशनरी पोएट थी। शी इज़ वन ऑफ माय बिगेस्ट इंस्पिरेशंस। इनफैक्ट उनके अमृता प्रीतम जी के बर्थडे के दिन मैंने अपनी पहला जूम इवेंट किया था, और वो 31 अगस्त था। और जब उनका 100वां जन्मदिन था पिछले साल, तो कहीं से खोज को जाकर मैंने इमरोज का पता पता कराया था, जो जी के में घर था उनका। और क्योंकि वो, आप अगर वो घर देखें तो उस घर में सिर्फ और सिर्फ अमृता प्रीतम जी की पेंटिंग्स हैं जो इमरोज ने पेंट करी हैं, और दीवार का कोई कोना नहीं है ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ अमृता नहीं है। तो जैसे आप और हम बात कर रहे थे कि मीरा और कृष्ण के प्यार के बाद जो प्यार था वो शायद अमृता और इमरोज का था, तो ऐसा कुछ ब्यूटीफुल मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जब मुझे अमृता प्रीतम के बारे में पता चला, और फिलहाल मैं दस्तावेज पढ़ रही हूँ जो कि इमरोज और अमृता के बीच के लव लेटर्स हैं, मैं बहुत घबरा रही हूँ उन्हें पढ़ने से, क्योंकि सडनली मुझे ऐसा रियलाइज हो जाएगा कि आई एम नोवेयर क्लोज।
ना आशिकी में, ना लिखने में, ना जिंदगी में, ना तजुर्बे में। तो काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो इसलिए मेरे बेड साइड पे है, मगर मैं बहुत घबरा रही हूँ पढ़ने से। मगर अमृता प्रीतम इसलिए, और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफी, जैसे आप देखें सुभद्रा कुमारी चौहान भी जो हैं, जो जिन्होंने जलियांवाला बाग लिखी, जिन्होंने झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली झांसी रानी थी, वाली was रानी। written by सुभद्रा कुमारी चौहान जी। जी। और एक्चुअली उनका लेखन इतना सुंदर है। वो यह कदम का पेड़ से लेके जलियांवाला बाग से लेके ये कथन लिख सकती हैं, मगर उनको उतनी तवज्जो नहीं मिली। वो भी जेल गई थी पार्टीशन के टाइम पे, मगर उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी फैज़ को मिली। और शायद वो इसीलिए था क्योंकि हमारे ढांचे हैं ही ऐसे सोसाइटी के कि औरतों का काम शायद थोड़ा हल्का-फुल्का समझा जाता है, और उस फील्ड में अपने समय के हिसाब से अमृता प्रीतम didn't give a care in the world, you know, didn't have a care in the world कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो ऑलरेडी शादीशुदा थी जब साहिर से मिली। और ऐसा ऐसा मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था कि वो साहिर चेन स्मोकर थे, तो उनकी जो सिगरेट की बट होती थी, जब वो वो संभाल कर छोड़ के रखते चले जाते थे, हैं। तो अमृता, हाँ, अमृता उसे सिगरेट पीती थी, क्योंकि उस ज़माने में प्यार ऐसे ही किया जाता था ना, मतलब दोनों शायर थे, बट दे वर आई गेस वर्डलेस रोमांटिक्स इन सम सेंस। एंड तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन जैसी औरत, और उनका उनके उनके लिखने का तरीका, चाहे वो पिंजर हो या मैं तेनू फिर मिलांगी हो, और उनकी काफ़ी सारी ऐसे हैं, और एयर ऑल इंडिया रेडियो पे उनके शोज़ होते थे, ह्यूज फैन ऑफ दैट। काफ़ी दिनों से खोज है उन रेडियो शोज़ की, अगर कोई सुन रहा है और हमें मालूम हो तो ज़रूर बताएं। जी, उम्मीद है कोई तो जरूर मुझे सुन रहा ऐसा लगता होगा था और कि आप तक पहुंचेगा वो उन टेप्स के साथ। काश की, हाँ। मैं तो जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्राची पर्सनालिटी शायद मैंने बहुत दूसरी में नहीं देखी। जरूरी इंसान की बात करनी है अभी। वो उन्होंने खुद को ही एड्रेस कर दिया था एक जगह कि मैं जो हूँ, जो मैं लिया हूँ जनाब, उसका बेहद ख्याल कीजिएगा। तो क्योंकि जॉन एलिया की बात करे बिना आज के टाइम पे, जैसे ही इंटरनेट पॉपुलर हुआ तो वो एकदम से पॉपुलर हो गए देश में, और हालांकि जी, पाकिस्तान में थे। वो पाकिस्तान में रहे, पर वो अपने आप को हमेशा भारत का हिस्सा मानते थे, क्योंकि वो भारत से पाकिस्तान गए थे। तो उसके बारे में जी, थोड़ा सा बताइए कि आप जॉन एलिया साहब को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने भी जॉन एलिया का एक ब्लॉग लिखा हुआ है। जी। देखिए, अगेन मैं बहुत कम राइटर्स को अम, उनके ख़्याल से आगे परखती हूँ, बहुत कम। शायद मैंने सिर्फ़ ताहिर और अमृता के काम के आगे कभी परखने की कोशिश नहीं करी। मुझे जेन्युइनली जॉन साहब का काम बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इस चीज़ में घुसने की कोशिश नहीं की वो हिंदुस्तानी थे कि पाकिस्तानी, क्या उनके सेंटिमेंट्स हिंदुस्तान की तरफ थे कि पाकिस्तान की तरफ थे। ऐसे तो मंटो भी थे जो कि इंडिया छोड़ के गए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बहुत बहुत जूते खाए उन्होंने, और बहुत आराम से वो और इस्मत चुगताई। मगर मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली, और मुझे ये ख्याल ही पसंद नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, क्योंकि था वो पंजाब, और है वो आज भी, उसे पंजाब कहा जाता है, क्योंकि दैट्स पंजाब बट इट्स इन पाकिस्तान। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, इनकी इंक्लिनेशन, ये कहाँ पैदा हुए, इन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, इस सबसे ऊपर मुझे इनका काम लगता है। और वैसे ही जॉन साहब मुझे मिले थे, और इसीलिए उनका कथन मेरे ब्लॉग पर है। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इंटरनेट सेंसेशंस बनने से पहले, मतलब ये शायद मेरे ब्लॉग पे थे, तो मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि काफ़ी बड़े शायर हैं, और अब दुनिया को पता चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। प्राची जी, आपके जो ब्लॉग है उसमें एक जगह जिक्र है बुल्ले शाह का भी, और उसमें नुसरत फतेह अली खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। तो इन दोनों को कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, दोनों ही अपनी अपनी जगह उन्होंने लिखा और गाया है। तो आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों की बात करी जाए तो ये किस लेवल के लोग रहे हैं, मतलब इनको कितना पढ़ा जाना चाहिए या सुना जाना चाहिए? प्रशांत, सच बोलूं तो मुझे लगता है किसी लेवल के लोग नहीं है।
मुझे लगता है कि लेवल के लोग हमारे जैसे लोग होते हैं, ये तो भगवान स्वरूप थे। नुसरत साहब और बुल्ले शाह, दो इतने बड़े लोग कि मुझे ताज्जुब होता है कि वो इंसान थे। और माफ करना, फ्रैंकली आई एम अ माफ ह्यूज करना, फैन मैं ऑफ आपको बोथ। टोक रहा हूँ, वो लेवल शब्द शायद मैं गलत उपयोग कर गया। मैंने फिर नहीं, उसको मैं करेक्ट समझ करने गई की आप क्या कोशिश करी। कहना चाह रहे थे। मैं उसमें पूछना चाह रहा हूँ नहीं कि उनको कितना पढ़ाया जाना चाहिए या कितना सुना जाना चाहिए। सवाल दरअसल ये है, तो मुझे मुझे लगता है इसका जवाब कि दीजिए। ज़रूर, मैं समझ गई आपका सवाल क्या था, मगर अक्सर लोग जैसे मैंने कई मतलब जो लोग नए नए नवेले पोएट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, और क्योंकि मैं एक एमबीए सर्किट से आती हूँ, तो एमबीएज में बहुत कम गिने चुने लोग होते हैं जिन्हें बहुत कम पता होता है शायरी और गज़लों और नज़्मों के बारे में। तो जब वो मुझसे मिलते हैं और जब भी हम बातें करते हैं इस बारे में, तो उनका भी एक ये होता है कि आप मतलब हु शुड आई रीड, वेयर शुड आई बिगिन, कहाँ से मैं वेयर डू आई स्टार्ट, बिकॉज दिस इट्स ट्रू, इट्स अ ह्यूज सी ऑफ अ लॉट ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट्स टुडे। और ना केवल नुसरत साहब एंड बुल्ले शाह आर लाइक द पिलर्स, राइट? जैसे मतलब जैसे रिलीजन्स में किताबें होती हैं, जो होली बुक्स होती हैं, मेरे ख्याल से ये उर्दू शायरी और पोइट्री और पंजाबी लेखन के होली पीपल हैं इन सम सेंस, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कला भगवान की सीधा डायरेक्ट देन थी, कि आप ऐसे लिखें और आप ऐसा गाएं और आप ऐसी महफिलें करें। तो बुल्ले शाह काफी ज्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को जिंदगी के बारे में समझना है, अगर किसी को अपने आप को जानना है, अगर किसी को अपने अपनी अपनी पुरानी पूर्वज कि ख्यालों को समझना है आपको, वो सारे उनका एक कोलैबोरेशन था, वो गीत का नाम था यारियां। उसमें पंज पीरानू छड़ के एक लाइन थी, और ये 2016 में मैंने ट्रांसलेट किया, और अब इत्तेफाकन हरी सुखमनी से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है दिसंबर में। पंज पीरानू छड़ के, आप और मैं जब ये गीत सुनेंगे, हमें इसका मतलब कुछ खास समझ नहीं आएगा। और ना केवल ये पुराने गानों में, नए गानों में, ये बहुत पॉपुलर गानों में भी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि छुपी होती हैं, और इन्हीं को खुरेद कर, निकाल कर, रगड़ कर, चमका कर सिफर पे डालने का मेरा काम है। और जहाँ तक आपने बुल्ले शाह और नुसरत साहब की बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप इनसे करें। काफ़ी लोग बहुत एक्साइट होकर बशीर बद्र और गालिब, और बशीर बद्र तो चलो खैर मतलब हम जैसे लोग समझ सकते हैं, मगर गालिब को समझने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। और लोग अक्सर, क्योंकि गालिब हैं इतने पॉपुलर, और थे भी वो इतने मस्त मौला इंसान, जेब में पैसे नहीं, शराबों के लिए वो दर दर पैसे लेते थे, और खाने के लिए पैसे नहीं मगर आम के लिए पैसे होते थे। तो ऐसे मस्त मौला आदमी और काफी डेयरिंग इंसान काफी पॉपुलर हैं। तो अक्सर लोग गलती ये कर लेते हैं कि वो गालिब से शुरुआत करते हैं, जबकि गालिब से शुरुआत नहीं, गालिब से अंत करना अपनी जिंदगी का, मुझे किसी क्योंकि ने बोला था कि उन्हें अगर समझना शुरुआत करनी है तो काफी काफी मुश्किल है। दाग देलवी जी को पढ़ो। ताक साहब बहुत 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 सुंदर राइटर, ये उनके साथ भी मैंने कुछ दिन बिताए थे। जितनी भी उनकी कविताएं थी वो सब पढ़ी मैंने। और दाग साहब का सबसे अच्छा जो सबसे अच्छी बात वो ये लगती है कि बशीर बद्र के जैसे या पाश के जैसे आप देख लें, दाग साहब की भी राइटिंग बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट का मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लिखते हैं, अक्सर आप ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जो हमारे बोलचाल के परे हो चुके हैं। शायद उस ज़माने में वो काफ़ी पॉपुलर थे वगैरह और लोगों को समझ आते थे। अब जैसे याद कर लें, आपके हिंदी के जब बचपन में आप हिंदी पढ़ते थे स्कूल में, तो आपको शब्दार्थ याद करने पड़ते थे, तो इतने टफ होते थे। उनकी राइटिंग इतनी टफ है नहीं कि आपको एक शब्दकोश चाहिए कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं आप गूगल पे बैठ के। वो कंफर्ट है उनकी राइटिंग में। और ये कंफर्ट आपको अमृता प्रीतम के काम में भी मिलेगा और साहिर के काम में भी नहीं मिलेगा। मगर ज़रूर साहिर का जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये फिर भी ओके है, क्योंकि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में आपको समझ आ गया, शादाब हो भी सकती थी, शादाब शायद आपको समझ ना आए। और शादाब समझने के लिए सिफर है वहाँ पे।
right? So Sifar is right there आप to बीच बीच में fill the प्रमोशन gap and करना tell you a little बिल्कुल bit about बिल्कुल नहीं Shadab. छोड़ेंगे। प्रमोशन नहीं है, मेरी जान है। तो तो इनफैक्ट हर सांस में सिफर का नाम है। सो प्राची जी, एक बहुत जरूरी बात जो मुझे पूछनी थी कि पाश को इतना पढ़ाया नहीं गया और लोगों ने पढ़ा भी नहीं, पर वो तब भी बहुत रेलिवेंट जी, थे और आज भी बहुत रेलिवेंट है उनका लिखा हुआ। आज तो भी पाश के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। पाश की वजह से काफी कुछ बिगड़ गया था मेरी जिंदगी में। 2018 दिसंबर 31, और मैं काफ़ी अरसे से एक मैं बचपन में लिखती थी, मैं थिएटर किया है, फिर मैं फ़िल्म मेकर बनना चाहती थी और मैं एक्सीडेंटल एमबीए बन गई। 2018 में काफ़ी दुखी थी मैं अपने आप से कि मैं कॉर्पोरेट ज़िंदगी में और एज एन एमबीए आई एम क्वाइट डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ, मगर वो जो सुकून होता है, सुकून शब्द, अब जैसे सुकून शब्द का आपको अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं मिलेगा। जो सुकून होता है, मेंटल पीस कह लो या जो भी, वो नहीं था जिंदगी में। तब आए थे पाश, बिल्कुल एकदम एकदम दरवाजा तोड़कर लात मारकर जिंदगी में। और तब आई थी उनकी, उससे पहले भी मैं पाश पढ़ चुकी थी, मैं अब विदा लेता हूँ, जो कि काफी काफी गहरी पोयम, और ऐसे ऐसा चीजों का जिक्र उस पोयम में कि आप परेशान हो जाएंगे और आप उसे 15 बार पढ़ेंगे, क्योंकि आपको हर बार लगेगा कि मैंने शायद कुछ मिस कर दिया है। मगर जिस पोयम ने मेरी ज़िंदगी बदली थी 2018 में, वो थी पाश की सबसे खतरनाक। और पिछले 1 साल में 2019 में मैंने उस पोयम को बहुत पॉपुलर होते हुए देखा। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो मैंने लिखा 2 साल बाद, 3 साल बाद, आज शिव कुमार इतने पॉपुलर हो रहे हैं, और आपको मैं बता नहीं सकती कि पाश, जॉन साहब, शिव कुमार, इन सबको, बटालवी साहब, इन सबको पॉपुलर होते हुए देखते ऐसा लगता है जैसे आई गॉट दैट फर्स्ट, लाइक मैं इतनी खुश हूँ कि, और मुझे वो नहीं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की बात नहीं है, मुझे बस ऐसा लगता है कि क्या बात है कि नाउ द वर्ड इज स्प्रेडिंग, आई एम नॉट अलोन इन दिस। क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त मुझे काफी घूरा करते थे और जज किया करते थे कि ये कौन गजलें सुनता है, 20 साल की हो तुम और ये कैसा म्यूजिक सुनती हो, व्हाई आरंट यू प्लेइंग ब्लैक सैबथ और डायर स्ट्रेट्स बजाओ यार, ये क्या व्हाट इज नुसरत फतेह अली का हैपनिंग, ये क्या चल रहा है। तो मेहदी हसन और ये वो, और कंटेम्प्रेरी म्यूजिक भी, ज़ेबन हनिया, सनम मारवी, ऐसे काफ़ी सारे आज के अली सेठी ऑफ कोर्स, काफ़ी आर्टिस्ट थे जो मैं सुनती थी और लोग समझते नहीं थे कि चल क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो नाता था। मगर पाश की बात करूँ तो पाश अगेन अ वेरी बिग रेवोल्यूशनरी पोएट फ्रॉम पंजाब। लोग उनके बारे में हर चीज़ बहुत कम जानते हैं, बहुत ज़्यादा कम। मगर आप पंजाब अगर जाएंगे तो ज़रूर जानते हैं लोग पाश को। पंजाब में आज भी मैं बहुत दिनों तक शिव कुमार साहब की एक कविता थी कि पुछदे हो हाल फकीरां दा, उनका गीत भी है, उसका मतलब समझने की काफ़ी जद्दोजहद जारी थी। तो मैंने अपनी नानी, मासी, माँ सबसे पूछा, क्योंकि वो सब लुधियाना से हैं, उनमें से किसी को उनकी लिखे का अर्थ समझ नहीं आया। यहाँ तक कि टू सम एक्सटेंट और भी एक्सटेंडेड रिलेटिव जो सरदार हैं या पंजाब से हैं, उन्हें नहीं आया। तो आप मानेंगे नहीं कि शिव कुमार बटालवी की पोएम का मतलब मुझे फाइनली 1 साल बाद चंडीगढ़ में एक टैक्सी ड्राइवर ने समझाया, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात करते हुए शायद किसी से सुन लिया था। तो वो कहते, मैडम आप शिव कुमार की पोएम का मतलब समझना चाहती है? मैंने कहा हाँ। तो अगले 2.5 घंटे हम पूरे रास्ते चंडीगढ़ से लुधियाना तक शिव कुमार की पोइट्री ट्रांसलेट करते हुए हमने बिताई, और वहाँ के टैक्सी ड्राइवर ने मुझे इसका मतलब समझाया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज भी कविताएं जिंदा हैं, आज भी शिव कुमार और पाश जिंदा हैं। और अगर आप सबसे खतरनाक पढ़ेंगे, एंड आई रिकमेंड एवरीबडी टू रीड दैट पोएम, क्योंकि उसमें एक लाइन ऐसी आती है कि सबसे खतरनाक है तुम्हारे हमारे सपनों का मतलब। और उस बात को पढ़कर उस दिन मुझे एक ख्याल आया कि 2019 की शुरुआत मैं ऐसी करूँगी कि मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि अपने कॉर्पोरेट करियर में अच्छा करने के लिए, क्योंकि मैं देखो उन लोगों में से हूँ जो जो करूँगी अच्छा करना चाहूँगी, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शिट शायद मैंने सपने देखना छोड़ दिया है।
जब पाश ने पूछा कि सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना, तो ही फोर्स्ड मी टू थिंक कि क्या मेरे सपने हैं जो मरेंगे। तो क्या वो डर, वो उनका जलाया हुआ एक छोटा सा रॉकेट था वो, जिसमें उन्होंने छोटी सी आग लगा दी थी कि सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना। उससे मुझे इतनी ज़्यादा आई इंट्रोस्पेक्टेड एंड रियलाइज दैट आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू ड्रीम। और इतने सपने लेके बचपन से मैं चल रही थी कि कभी थिएटर आर्टिस्ट बनना था, स्टेज प्ले आज भी बनना चाहती हूँ, आज भी स्टेज करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि एक तरीके से वो मेरी खुदा से डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन होने वाली है। ठीक है प्राची जी, एक एक सवाल कभी फिल्म। जो कि बहुत जरूरी है, जो कि मेरा मेरा ये व्यक्तिगत सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। आपने 2013 में, जब आप शायद फर्स्ट या सेकंड ईयर में थे, आपने एक फिराक शॉर्ट फिल्म बनाई, वो 10-12 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, जी जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी फेस्टिवल्स में अलग अलग जगह आपने उसके अवार्ड्स मिले। वो जो है, आप फिराक के बारे में थोड़ा सा बताइए। और आपने वो फिराक को जो डिस्क्राइब करा है पूरा, वो मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा ताकि जिसको देखना हो वो देख सकते हैं। 2012 या 13 में शायद वो आपने यूट्यूब पर अपलोड किया था। तो उसके पीछे जी सोचने का और राइटिंग का पूरा प्रोसेस मैं जानना चाहता हूँ क्या है। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। और ऐसा क्यों लिखा गया? आप किसी ऐसे इंसान से मिले जब आपने वो लिखा, या आप वो जिंदगी देख कर आए थे, या वहां घूम कर आए थे, या आपने पढ़ा उसके बारे में? क्योंकि लिखने के लिए भी उसका पता होना बहुत जरूरी होता है, वरना आप वो चीज लिख नहीं सकते। जी जैसे मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैंने आपके बारे में पढ़ा तभी मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। तो इसीलिए मैं वो प्रोसेस पूरा जानना चाहता हूँ। जी। प्रशांत, फिराक लिखी गई थी दिसंबर 2012 में, और मेरी को फिल्म मेकर हैं एप्स, जिनके साथ फिर मैंने ये स्क्रिप्ट शूट करी और एडिट करी। एप्स का नाम है अपूर्वा पालीवाल, इससे पहले कि वो मुझे जिंदा गाड़ दें। तो फिराक की उपज हुई थी अक्टूबर 2012 में, जब बिट्स पिलानी का एक कंपटीशन था, एक डिप्टिक कंपटीशन। डिप्टिक का माने एक फोटो दो फोटो साथ में, उसे डिप्टिक कहते हैं। और मेरा काफ़ी मन था बिट्स पिलानी में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि हम थिएटर के लिए तो जाते ही थे, और उस साल 2012 में फोटोग्राफी कर रही थी, और मैं कुछ छोटे मोटे अवार्ड्स जीत रही थी इधर उधर डीयू में। तो सोचा बिट्स पिलानी में पार्ट लेते हैं। मेरे कमरे में एक सफ़ेद रंग की, एक सॉरी लाल रंग की लाइट थी, और आज भी है। और वो लाइट को देखते देखते मुझे एक अजीब सा ख्याल आया, और एक साड़ी थी मेरे पास, एक लाल रंग का ब्लाउज था। तो ना जाने क्यों वो साड़ी और वो पेटीकोट और वो ब्लाउज मेरे जहन में आया, और वो लाल लाइट मुझे दिखी। और असल इंस्पिरेशन फिराक की, और ये शायद बात मैंने आज तक किसी को पहले नहीं बताई, असल इंस्पिरेशन फिराक की थी एक गाना, एक कैरेक्टर। उस कैरेक्टर का नाम है चमेली, और उस गाने का नाम है क्यों हमको याद आए वो। तो उसमें कुछ पंक्तियां हैं, मैं वो बोलना चाहूँगी। भीगी हुई कोई शाम वो, बहता हुआ कोई नाम वो, बेबात ही होती है बदनाम वो, मशहूर है फिर भी बदनाम वो, जाने हुआ है आज क्या हमें न हम जाने, क्यों हमको याद आए वो। और उसमें एक वाह। लाइन आती है, अ, अ, शहर की धूप सी बेवक्त ही ढलेगी। किसी मोड़, सॉरी मैं रिपीट करूंगी, किसी मोड़ पे वो आज भी कंदील सी जलेगी, शहर की धूप सी बेवक्त ही ढलेगी, क्यों हमको याद आए वो। और चमेली फिल्म सुधीर मिश्रा साहब की बहुत कमाल फिल्म, राहुल बोस और करीना की। करीना कपूर। जी। और मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी अंडररेटेड फिल्म है, और मैंने वो फिल्म पूरी देखी नहीं थी, मैंने सिर्फ गाने सुने थे। और 2012 में मैं 19 साल की थी, और ये गाना मेरे बचपन से मेरे कानों में था। तो जब मैंने वो लाल ब्लाउज और पेटीकोट और वो लाल लाइट देखी, और पीछे ये गाना चल रहा था शायद, उससे एक इमेज अपने आप बन गई। और मैं इसे अपनी सुपर पावर कहती हूँ कि अक्सर किसी शब्दों को अगर विजुअलाइज करना हो, तो मेरे लिए बहुत आसान और 2 मिनट का काम होता है। तो जब ये सब आपस में जुड़ गया, तो मैंने एक रियलाइज करी। तो अगर आप वो डिप्टिक देखें, एंड आई शेयर दैट इमेज विद यू, तो डिप्टिक में लेफ्ट में एक औरत है, जिसके राइट साइड में एक दरवाजा है, और उसका चेहरा उस तरफ मुड़ा हुआ है, और उसने एक लाल रंग का पेटीकोट, सॉरी ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा है, साड़ी नहीं पहनी है।
और जो राइट साइड की इमेज थी वो सिर्फ केवल उसकी सर की परछाई थी। तो ये थी वो इमेज, और ये मैंने बिट्स पिलानी में भेजी थी और इसे फेसबुक पर भी डाला था बैक देन, कि 19-20 साल की लड़कियां अगर जीबी रोड जाना चाहें तो कोई लेके नहीं जाना चाहेगा और सबको डर लगेगा कि हम इन्हें कैसे लेके जाएं। तो हमने रिसर्च करी, हमने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, हमने आर्टिकल्स पढ़े, और फिर हमने कुछ नहीं किया। फिर मैंने कहानी मैंने लिखी थी, तो फिर मैंने अपना दिमाग बंद कर दिया। फिर मैंने कहा अब उसकी आइडेंटिटी एक तवायफ की आइडेंटिटी नहीं है, उसकी आइडेंटिटी मेरी हम उम्र 19 साल की एक लड़की की है, जिसका सपना है कि उसे ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी मिल सके जो उसे एक्सेप्ट कर सके। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है मीनल राणा, जो हू स्टार्ड इन द फिल्म, एंड माय फियांसे अंगद सिंह बेदी, who starred in the film as Gagan. Meenal was only portraying some aspirations of mine. और जब वो चीज़ें मांग रही थी कि तुम क्या मुझे एक्सेप्ट करोगे वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तवाइफ का रोल, या फिर वो जो भी था वो एक चोला था, एक स्टोरी थी, एक कैरेक्टराइजेशन थी एक लड़की की, जिसके साथ कुछ बीता है। मेरे साथ कुछ नहीं बीता था, मगर हम किसी थीम पे काम कर रहे थे और उस डिप्टिक से इंस्पायर्ड था ये। और मुझे लगता है कि वहाँ से उसकी उपज हुई, और मैं ही चाहती थी कि कोई आए मुझे ज़िंदगी में ऐसे मिले, एंड में ऐसे अंगद भागते हुए दौड़ता हुआ ऑटो के पीछे आता है और लड़की को पटा लेता है, और फिर आखिर में वो मिलते हैं। मेरी ज़िंदगी में असल में ये 2 साल पहले हुआ, और यही मैंने कुछ 8 साल पहले चाहा था। तो ये फिराक की ठीक है। प्राची, बेहद जरूरी सवाल, शायद मेरे लिए भी और शायद मेरे जैसे लोगों के लिए भी। आप अच्छी भली नौकरी छोड़कर, अच्छे भले आप ब्रांड मैनेजमेंट में थी, कम्युनिकेशन में थी, अच्छी भली नौकरी, कॉर्पोरेट स्लेव आप जो शब्द का यूज कर रहे थे कल मेरे साथ, तो अच्छे भले कॉर्पोरेट की आपकी जॉब थी, आपने वो छोड़ दी और अब आप सिफर को शुरू कर चुके हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब आपने नौकरी क्यों छोड़ी, और क्या क्या कारण था नौकरी छोड़ने में? पहले तो कॉर्पोरेट स्लेव जिसे कहते हैं, मैं उसे डिफाइन करना चाहूँगी। इसको ना आज की दुनिया में काफ़ी लोग बहुत गंदी तरीके से नोच मरोड़ के कुछ भी बना देते हैं। मैं अपनी डेफिनेशन जाहिर करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है वर्क इज़ वर्शिप, है ना? तो अगर आप कुछ भी काम करते हैं, आप उसे पूजेंगे, और आप इन 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 अ वेरी क्रूड वे आप उसके गुलाम होंगे, राइट? तो हमें गुलामी तो करनी ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम भेजे गए हैं, हम खाने पीने नाचने गाने सोने के लिए तो नहीं भेजे गए हैं इस धरती पर। हम कुछ अच्छा बनाने के लिए भेजे गए हैं, और वो अच्छा बनाने के लिए कई लोग ब्रांड में, कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, कई इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त कंसल्टेंट्स भी हैं, ब्रांड में भी हैं, सब जगह हैं, राइट? और खुश हैं। मगर आपको ये सिचुएशन मालूम ही है। तमाशा जैसी एक फिल्म भी बनी थी, जो कि इम्तियाज़ अली साहब मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मगर उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि हम काफ़ी लोग अपने असल जज्बे को दबाकर कॉर्पोरेट में घुसकर पिसते रहते हैं, पिसते ही रहते हैं, पिसते ही रहते हैं। तो उन्हें मैं कॉर्पोरेट स्लेव कहती हूँ, जो अपने आप को इग्नोर कर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर बैठ जाते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें तरक्की मिले, हमें खुशियाँ मिलें। वो आपको नहीं मिलेंगी। आपको वो खुशियाँ, आपको वो तरक्की सिर्फ़ अपने बलबूते पे मिलेंगी। और यदि आप 2 मिनट अपने ज़िंदगी का अपने आप को देकर अपने आप को समझ नहीं सकते, तो यू विल सफ़र। इट विल बिकम स्लेवरी फॉर यू। वो गुलामी बन जाएगा। मैं और सिफर, मेरा और जो सिफर का रिश्ता है, एंड दैट्स व्हाई आई कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, इज बिकॉज इश्क है वो, काम नहीं। तो आप मुझसे 20-20 घंटे काम करा लें, आप मुझे 4 दिन जगवा लें, मैं जाग जाऊंगी। पर यही आप मुझसे काम मेरी नौकरी में मुझसे करवाने को कहते, मैं वहां भी 18-18 घंटे काम करती थी, हफ्ते के 6 दिन काम करती थी, और 7वें दिन टेंशन लेती थी कि अगले 6 दिन क्या करूंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि दैट वाज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ माय टैलेंट्स। इट वाज नॉट नूडल्स बेचना या साबुन बेचना या कपड़े बेचने में कोई खराबी नहीं है, और वो सब नेक काम है। बट जैसे कि डेड पोएट सोसाइटी में रॉबिन विलियम्स ने कहा था कि ऑल दीज आर नोबल नोबल परस्यूट्स, बट पोएट्री, म्यूजिक, रोमांस एंड लव is what you die for and what you live for. Sorry, I think he said what you live for and I say what you die for. क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप जो आपके दिल के करीब हो आप वो करें। अगर आपको
मार्केटिंग, मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि काफ़ी अच्छी मार्केटर हैं, उन्हें कैंपेन्स में मज़ा आता है तो आए। एज़ लॉन्ग एज़ आपकी ज़िंदगी में खुशी है और मज़ा है, मुझे लगता है कि इंसान को पहले तो सबसे पहले वो ढूँढना ज़रूरी है। चाहे वो आपको पाश की एक पोएम से आके मिल जाए, चाहे वो किसी रैंडम दोस्त का 6 साल बाद एक फ़ोन कॉल हो, चाहे आपने किसी थिएटर में कोई फ़िल्म देखी हो, या ये कोविड की वज़ह से आपने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर ली है, जो कि काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है। अच्छा है, क्योंकि कोविड से आपको मौका तो मिला अपने आप से बात करने का। तो मैं अपनी नीस, 6 साल की मेरी नीस है आराध्या, उसे मैं 2 दिन पहले आदि पर्व समझा रही थी। हम दोनों साथ में मिलके, अमृता पाटिल जी एक राइटर हैं, उन्होंने आदि पर्व की एक काफ़ी अच्छी इलस्ट्रेटेड बुक लिखी है। तो वो हम दोनों पढ़ रहे थे और उसमें एक लिखा था दैट व्हेन द सन सेट्स आउटसाइड, द सन विदिन अस राइजेस एंड ओनली देन कैन द डार्कनेस डिसअपीयर एंड ओनली देन कैन यू बी एनलाइटेंड विदिन। और ये आदि पर्व में लिखा गया है ये एनलाइटमेंट तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और जो लोग, देखिए क्योंकि मैंने काफ़ी कंफर्टेबल नौकरी और काफ़ी नाम और शोहरत की नौकरी छोड़ी है, तो मैं आपको बेझिझक कह सकती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी दुनिया इधर की उधर नहीं हुई। हाँ, ज़रूर वो फ़ोन कॉल पे और वो वीडियो कॉल पे मेरी हालत ख़राब थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैंने जो अपने लिए पिछले 6 साल में बनाया है, आज मैं उसे सब गँवा कर अपना कुछ शुरू करने जा रही हूँ, तो क्या वो सही है या नहीं? और वो डर आपके अंदर रहेगा, वो डर ज़रूरी है। मगर वो एक छोटा-सा एक गैप है, वो 2 दिन का डर होता है। वो जब 2 दिन कट जाते हैं, तो तीसरे दिन आपको रियलाइज़ होता है कि वाह! अब मैं आज़ाद हूँ। ठीक है प्राची जी, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, आपने बहुत सारे राइटर्स के बारे में बात करी। हम उम्मीद करेंगे कि आगे जब हम कोई ऐसा शो करेंगे तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे। आपका सिफर जब कामयाब हो ज़रूर। जाएगा हम आपको दोबारा बुलाएंगे और हम आपसे टिप्स लेंगे कि लिखते कैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी, जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रशांत। थैंक यू वेरी मच।